कल हम लोगों ने सेक्शन 17 की बेयर रीडिंग की थी ना, वहाँ तक छोड़ा था। तो सेक्शन 17 जो है वो फ्रॉड को डिफाइन कर रहा है। इसके ना आप इंग्रेडिएंट्स लिख लो एक एक करके। सेक्शन 17 फ्रॉड। Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract. तो नंबर 1 इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लो, acts committed by a party to a contract। इसे इंग्रेडिएंट्स मान लो या एसेंशियल्स मान लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, विथ कनाइवेंस। कनाइवेंस मतलब रजामंदी से, मिली भगत से। और बाय हिज एजेंट। थर्ड पॉइंट एजेंट का डाल लो। फोर्थ है विद इंटेंशन टू डिसीव। किसको डिसीव करना है? दूसरी पार्टी को या फिर उसके एजेंट को। फिफ्थ पॉइंट डाल लो, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या करने के लिए? कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। उसके बाद हम 17(1) पढ़ते हैं, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। तो 17(1) क्या कह रहा है? false statement of a fact। कल आपने जितना पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? और 17(2) कह रहा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट by one having knowledge or belief of the fact। तो false statement हो गई एक, तो ये तो बोल के कर दी या फिर एक्टिव कंसीलमेंट, हाँ छुपा लिया। अब कौन सा फैक्ट जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है फॉल्स स्टेटमेंट की? हम पढ़ते हैं ना हमेशा एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड। तो यहाँ तो ये हो सकती है कि पॉजिटिवली उसने कोई स्टेटमेंट दे दी झूठी। पॉजिटिवली मतलब बोल के दे दी, ठीक है, जो स्टेटमेंट फॉल्स थी। दूसरा कैसे हो सकती है? बाय कंडक्ट। कंडक्ट कुछ भी वो ऐसा फैक्ट जो है वो दिखा रहा है कि जो सही नहीं है, बट वो दिखा रहा है कि सही है। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात करें तो एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ लेते हैं। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। अभी हम इतना पार्ट डिस्कस करते हैं। मियर साइलेंस, इसका आप थोड़ा सा लिख लो। मियर साइलेंस ये क्या कह रहा है? इज नो फ्रॉड। अब देखो हमारा तो मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर कर जाएं और जो सामने वाली पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लें। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की हमेशा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो सारा कुछ ही डिस्क्लोज कर दे सामने वाली पार्टी को।
वो यही कोशिश करेगा कि जितना उसको ज़रूरी है बताना वो उतना ही बताए और दूसरी पार्टी उसको मान ले कि हाँ वो सही है। तो अगर किसी पर्सन को अपने गुड्स सेल करने हैं और उसको पता है कि उनमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो वो खुद तो नहीं बताएगा कि मेरे गुड्स में डिफेक्ट है, तो ठीक है, ये कोई फ्रॉड नहीं होगा। बट अगर वो झूठ बोले कि गुड्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं पर वो गुड्स उतनी अच्छी क्वालिटी के ना हो, तो ये फ्रॉड होगा। तो मेयर साइलेंस में जहाँ पर उसकी ड्यूटी बनती है बताने की, वहाँ पर उसे बताना है, और जहाँ पर उसकी ड्यूटी नहीं बनती वहाँ पर वो साइलेंस रख सकता है। इसके हम इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं साथ साथ में। Illustration A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A B को ऑक्शन में एक हॉर्स सेल कर रहा है और उसको पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। A says nothing to B about the horse's unsoundness. A B को कुछ नहीं बता रहा कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है। तो ये A की तरफ से फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कैसे नहीं है कि देखो, जब A और B कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं तो ए बी को अपना हॉर्स दिखाएगा भी, तो बी उसको हॉर्स को देख के पता कर सकता है ना कि वो साउंड माइंड का है या नहीं है। अगर बी को ये भी नहीं दिख रहा कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, तो इसमें ए की गलती नहीं है, ठीक है, तो इसकी तरफ से फ्रॉड नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने अभी आधा पार्ट ही पढ़ा है। ये तो जनरल रूल हो गया कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, एक्सप्लेनेशन का ही। इसकी एक्सेप्शन जो है वो एक्सप्लेनेशन में ही है, तो हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. तो इसकी exceptions क्या होंगी? Duty to speak. इसको ना हम लोग एक मैगजीन भी दे देते हैं, उबेरिमा। आपने मैगजीन्स की लिस्ट बनाने स्टार्ट कर दिया, तो ये भी लिख लेना, उबेरिमा 5। इसका मतलब होता है ड्यूटी टू स्पीक। सो वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट एक्सेप्शन को, वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड। क्योंकि देखो, जहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने सामने वाले को बताना है और हम साइलेंस रख रहे हैं, तो सामने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ रहा है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर रहे। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ना ऐसे होते हैं जिनमें हमारी ड्यूटी बनती है बताने की, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो गुड फेथ पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ना कुछ चीज़ें बताई जानी ज़रूरी होती हैं, ऐसे ही जैसे मैरिज के टाइम पर कुछ चीज़ें बताई जानी ज़रूरी होती हैं, अगर वो नहीं बताते तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक केस भी था कि एक गर्ल होती है ए, इसकी फर्स्ट मैरिज हुई, ठीक है, फर्स्ट मैरिज के टाइम पे ये अनसाउंड माइंड की थी और वो फर्स्ट मैरिज हो गई एन्यूल, ठीक है, डाइवोर्स हो गया। इसने बी से दूसरी शादी की, बी को नहीं पता था, बी से इसने ये बात छुपाई कि इसकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, हाँ, तो बी से इसने ये चीज़ कंसील की। बी को जब बाद में पता चला तो बी ने इस पर फिर से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, इसकी पहली शादी भी टूटी, इसकी दूसरी भी टूटी। तो यहाँ पर इसकी ड्यूटी बनती थी कि ये बताए उसे कि मेरी फर्स्ट मैरिज हो रखी है और वो क्यों टूटी। और जहाँ पे ना फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शंस में, जहाँ फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो
वहाँ पर भी हमें बताना होता है, वहाँ पर हम साइलेंस नहीं रख सकते। इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, इसके आगे आप लिख भी सकते हो पेंसिल से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. B जो है वो A की डॉटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज हैं वो ऐसी हैं, यही जो हॉर्स वाली हम एग्जांपल कर रहे थे ना, इसी में अगर बी जो है वो ए की डॉटर हो तो यहाँ पर ड्यूटी बन जाएगी ए की कि वो बताए कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है। यहाँ पे वो छुपाएगा तो फिर वो एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, ठीक है। इसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो आप एक्सेप्शंस में, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। लास्ट लाइन अगर हम पढ़ें, इट इज द ड्यूटी, एक्सप्लेनेशन की लास्ट लाइन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो साइलेंस जो है हम उसे इक्विवेलेंट टू स्पीच मानते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं। B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. B A को कहता है कि अगर तुम डिनाई नहीं करते तो मैं ये assume करूंगा कि हॉर्स जो है वो साउंड है। A वो कुछ नहीं कहता, तो यहाँ पे A की साइलेंस क्या है, इक्विवेलेंट टू स्पीच है। बट देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर B के पास मीन्स थे, हाँ, कि वो पता लगा ले और उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, उसने पता नहीं करवाया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा, तो हम फ्रॉड नहीं मानेंगे क्योंकि बी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, ठीक है। उसके बाद हम 17(2) एक्टिव कंसीलमेंट की बात कर लेते हैं कि जहाँ पर एक्टिव कंसीलमेंट में क्या होगा कि एक्टिव एफर्ट होगी कि कुछ छुपाना है। 17(3) एक रीड कर लेते हैं, कल भी हमने किया था। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई प्रॉमिस ऐसा किया जिसको इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और एक्ट जो कि डिसीव में फॉल करता है। और 5 है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। ये तुम्हें पता ही है कि अगर कोई एक्ट और ओमिशन है जो लॉ में बताया गया कि फ्रॉडुलेंट है तो वो तो फ्रॉड माना ही जाएगा। अब यहाँ पे भी इंटेंशन हमने देखी, थर्ड में बहुत ज़रूरी है, इंटेंशन टू डिसीट होनी चाहिए, फिर ही फ्रॉड माना जाएगा। अब एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लो, प्रूफ ऑफ फ्रॉड। कौन प्रूव करेगा कि फ्रॉड हुआ है? प्लेंटिव। प्लेंटिव को ही प्रूव करना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it or which is not true though he believes it to be true. इसमें क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन में ना देखो, इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट थी फ्रॉड में, इसमें इंटेंशन थी। मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। कोई इनोसेंट मिस स्टेटमेंट है किसी बंदे ने जो दे दिया, उसको खुद को भी नहीं पता कि मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन इसमें जो है वो इनोसेंट फॉल्स, इनोसेंटली स्टेटमेंट दी गई है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बस 1-2 पॉइंट्स हैं, आप लिख लो, आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी जब आप नोट्स देख रहे होगे। तो फ्रॉड में बस इतना है कि इंटेंशन टू डिसीव होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होती।
और फॉल्स स्टेटमेंट ये जानते हुए दी जा रही है कि वो फॉल्स है। इसको पता है कि मैं फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ, इसको नॉलेज है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, इसको नहीं पता कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। वो खुद भी यही मान रहा है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो सही है, और दोनों के ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वॉइडेबल होंगे। उसके बाद हम सेक्शन 19 कर लेते हैं। सेक्शन 18 का बस इतना सा ही है, और मेनली बस हमें ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, बस वो पता लगाना आना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 19। नहीं, ये पूरा नहीं किया था, ये सिर्फ हमने वहाँ तक, ये सिर्फ स्टार्ट ही किया था क्योंकि कल हमने कोर्जन और वो सब डिस्कस कर रहे थे ना, तो सिर्फ स्टार्ट किया था। 19 कर लेते हैं। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। When consent to agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was so caused. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation. आज हमने fraud और misrepresentation किया है, तो आज हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall put in the position in which he would have been if the representations made have been true. इसमें क्या है कि उसके पास ऑप्शन है कि पहले में तो उसने बता दिया कि वो वॉइड करवा सकता है, बट अगर उसको वॉइड नहीं करवाना इसमें ना आप थोड़े से नोट्स बना लो सेक्शन 19 के। फर्स्ट पॉइंट डाल लो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन कैसे कराएगा? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, दैट इज ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन कैसे कराएगा? रिसाइन पता है क्या होता है? हाँ, तो कैसे कराएगा? हाँ, जैसे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई थी वैसे ही डिसीजन भी हो जाएगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन ए पढ़ लेते हैं। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. समझ लग गई? हाँ, अब B की मर्जी है कि उसको वो फैक्ट्री रखनी है अपने पास या वापस कर देनी है। ठीक है, इसी में सेक्शन 19 पैरा 2 में एक्सेप्शंस दी हुई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करवाना है तो क्या करेंगे। पार्टी हम यही पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सेक्शन 19 पैरा 2, इसका भी पॉइंट डाल लो। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अफर्म्ड, ऊपर हमने पढ़ा ना कि बी जो है वो रिसाइन करा लेगा, वॉइडेबल करा देगा। इसमें आप पॉइंट डाल लो, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अफर्म्ड। अगर जो बी है उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करवाया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या होगा कि ए, सपोज ए ने डिफेक्टिव गुड्स बेचे बी को, ठीक है,
और ये गुड्स जो थे ये डिफेक्टेड थे। और बी को जब पता चला कि गुड्स जो हैं वो डिफेक्टेड हैं तो उसने क्या किया, ए को बोला, उसने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वॉइड नहीं करवाया, उसने ए को बोला कि ये जो डिफेक्टेड गुड्स है ना तुम ऐसा करो कि इनको थोड़ा थोड़ा जो भी डिफेक्ट है मुझे ठीक करके ना तो अपने खर्चे पे ठीक कर दो, पर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ए ने क्या किया, मान ली उसकी बात, कर दी, जो भी डिफेक्ट्स थे उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बी ने उन गुड्स को यूज किया और वो गुड्स बाद में बिल्कुल ही खराब हो गए। बी अब बाद में जाके ए को नहीं बोल सकता कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना चाहता, तुमने तो मुझे गलत गुड्स दिए, क्योंकि यहाँ पे वो एक बार एक्सेप्ट कर चुका है। सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अफर्म्ड, इसकी यही एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड है लैप्स ऑफ टाइम। अब ए ने बी को समझ लो गुड्स दिए थे, इसको नहीं पता चला कि ये डिफेक्टेड गुड्स हैं, और ये आता है 4 साल बाद उठ के कि तुमने मुझे डिफेक्टिव गुड्स दिए थे, अब तुम उनको वापस ले लो। अब इसका टाइम जो है वो लैप्स हो चुका है, ठीक है। रीजनेबल टाइम के रहते रहते अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवाने तो आप रीजनेबल टाइम के रहते रहते करवाओ। एक सेकेंड एक बार माइक चेक करिए, आवाज आ रही है पीछे। हेलो हेलो, आ रही, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ राइट बाय थर्ड पार्टी। इसमें क्या होगा, सपोज ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वॉइडेबल था, बट बी जो है उसने अभी इसे वॉइड करवाया नहीं है। इसी बीच में सपोज ये गुड्स थे कुछ जो इसने बी को देने थे, ठीक है, बी ने अपनी पेमेंट सब कर दी हुई है। अब बी जो था इसको अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवाना चाहिए था टाइम रहते, इसने नहीं करवाया। अभी क्या किया, ए ने यही गुड्स जो है वो सी को दे दिए। अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, थर्ड पार्टी की राइट्स। अब भी बाद में उठ के नहीं आ सकता कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दो, ठीक है। जब थर्ड पार्टी की राइट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तब जो वो फर्स्ट पार्टी है वो नहीं आ सकती, क्योंकि फिर इसके भी राइट्स का इशू आ जाएगा ना, वो भी वापस कर सकते। हाँ, फोर्थ पॉइंट लिख लो, इनएबिलिटी टू रिस्टोर द गुड्स। हाँ, क्या चीज, इनएबिलिटी टू रिस्टोर द गुड्स। अगर हम 19 का पैरा 2 ही पढ़ें तो उसमें इसने ना लास्ट की एक लाइन में लिखा हुआ है दैट ही शैल बी पुट इन पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड हैड बीन ट्रू। तो अगर वो कहता है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर जो रिप्रेजेंटेशंस उसे की गई थी वो सच होती तो उसे, और उस हिसाब से उसने एक्ट किया होता तो उसे उसी पोजीशन में डाला जाए, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज ये है, बी है, ए ने बी को
ए ने बी से सूट का कपड़ा खरीदा था, ठीक है, कॉटन का, और ये जो था कपड़ा ये थोड़ा सा डिफेक्टेड था, बट ए ने क्या किया कि इसी कपड़े से सूट बनवा लिया। अब वो जाके बी को नहीं बोल सकता कि तुम्हारे जो गुड्स थे वो डिफेक्टेड थे, ठीक है। एक बार उसने, अब क्योंकि बी जो है वो सूट से तो अपना कपड़ा रिस्टोर नहीं ना कर सकता, पहले तो चलो डिफेक्टेड थे तो वो किसी और को बेच देता, अब उसने सूट ही स्टिच करवा लिया तो अब उसको कपड़े का कोई फायदा नहीं है। तो इनएबिलिटी टू रिस्टोर द गुड्स, बी जो है वो अपने गुड्स रिस्टोर नहीं कर सकता। अब जो हमारी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से जो नुकसान हुआ है बंदे का, जिसने भी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के होते कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो उसके पास रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, सोचो। फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है, ए और बी थे, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ हुआ था, ये इन दोनों में से किसी एक भी चीज़ के साथ हुआ था, तो अब जो बी होगा इसके पास क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या कर सकता है ये? कॉन्ट्रैक्ट को चलो वॉइड तो करवा ही सकता है, और इसके अलावा बट वॉइड करवा के उसका जो नुकसान हो गया वो तो हो गया ना, कॉम्पनसेशन ले सकता है, डैमेजेस ले सकता है, ठीक है। तो आप लिख लो रेमेडी जो है वो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस है। इसके बाद हम लोग इसकी ये हम एक्सेप्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused has the means of discovering the truth with ordinary diligence। अगर वो पता लगा सकता था तो लगवा लेता, ठीक है। एक्सेप्शन ये हो गई। एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। समझ लगी इसकी? A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to contract। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हाँ, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे नहीं दी, किसी और बेसिस पे दी है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फिर वो वॉइडेबल नहीं करवा सकता, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मिस्टेक का। 19A हमने कल पढ़ लिया था। मिस्टेक के भी अब छोटे छोटे से ना नोट्स बना लो, 1-2 पॉइंट्स हैं लिखने वाले। फर्स्ट पॉइंट है मिस्टेक व्हेन देयर इज नो कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम का मतलब याद है? हाँ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा आपको। मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। मिस्टेक व्हेन देयर इज नो कंसेंसस एड इडम और एब्सेंस ऑफ कंसेंट। एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये केस भी है, बुक में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, मैं नाम नहीं लिखा हुआ केस का। ए जो है ये एक इलिटरेट लेडी है, ये चाहती है कि ये अपनी डॉटर छोटी ए को गिफ्ट दे दे अपनी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक बी है, इनके थ्रू ये सारा जो भी ट्रांजैक्शन है ये करवा रहे हैं। बी इनका कोई रिलेटिव होगा, कोई भी बंदा सयाना, ठीक है। नहीं, लॉयर नहीं है, नहीं लॉयर, बी लॉयर नहीं है, फिर तो और कोई केस बन जाएगा। बी जो है वो इन्हीं में से है, ठीक है। हाँ, बी जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, एक गिफ्ट डीड का लेके आता है और एक समझ लो सेल का लेके आता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का।
हाँ, और साइन वो करवा लेता है, थम ये इलिटरेट है तो ये अंगूठा लगाती है, तो बी जो है वो ए के साइन करवा लेता है गिफ्ट पे भी और सेल ऑफ प्रॉपर्टी डीड पे भी, ठीक है। अब ए ने साइन क्या सोच के किए हैं कि मैं तो गिफ्टेड वाली पे कर रही हूँ, पर करवा उसने सेल ऑफ प्रॉपर्टी वाले पे भी लिए हैं, तो इसमें कंसेंसस एडिडम तो नहीं थी, ए की कंसेंट तो सिर्फ गिफ्ट डीड वाले पे थी ना, इस पे तो नहीं थी, तो इसमें क्या है, मिस्टेक व्हेन देयर इज नो कंसेंसस एडिडम, ठीक है। तो ये जो होगी ट्रांजैक्शन, ये वाली ये वॉइड होगी और ये वाली जो होगी ये वैलिड होगी। सेकेंड पॉइंट आप लिख लो, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू अग्रीमेंट, एज टू मैटर ऑफ फैक्ट essential to agreement। सेक्शन 20 ब्रैकेट में डालो सेक्शन 20। तो अब हम सेक्शन 20 पढ़ते हैं। अग्रीमेंट void where both parties are under mistake as to matter of fact, both parties को अंडरलाइन कर लो, where both parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact, matter of fact को भी अंडरलाइन कर लो, essential to the agreement is void, void को अंडरलाइन कर लो। इसकी कुछ essentials लिख लो, इसी कोई पॉइंट्स में बना के डेफिनेशन को आपको याद करना इजी हो जाएगा। Essentials of section 20, both parties to the contract should be under mistake। बी पॉइंट लिख लो, mistake should be as regards of matter of fact, matter of fact को अंडरलाइन कर लो। सी पॉइंट लिख लो, the fact regarding which the mistake is made should be essential to the agreement। should be essential to the agreement, बस मिस्टेक में यही तीन चीजें हैं, इन्हीं का हमें पता होना चाहिए। हाँ, एक सिंगल की नहीं होनी चाहिए। नहीं, सिंगल का हम देखते हैं आगे क्या होगा। अगर दोनों पार्टीज की होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर सिंगल की होगी तो हम आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन कर लेते हैं सेक्शन 20 की। A agrees to sell B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turns out that before the day of bargain, the ship conveying the cargo has been cast away and the goods lost. Neither party was aware of the facts. Agreement is void. दोनों की गलती नहीं थी, agreement void हो गया। A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of the bargain. Though neither party was aware of the fact, agreement is void। दोनों को नहीं पता था कि हॉर्स मर गया, agreement void है। A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C। A is entitled to an estate for the life of B। A जो है वो B की हाँ estate के लिए अपने आप को entitled मानता है और वो agree कर जाता है कि मैं तुझे C को sell कर दूंगा। B जो है वो डेड होता है एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, बट बोथ द पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। उनको पता ही नहीं है कि जो बी है वो डेड है, तो अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना बेयर एक्ट में ही कहीं लिख लो कि सेक्शन 20 को रीड करना है सेक्शन 22 के साथ। यहाँ पे हमने दो पार्टीज की बात की ना, अब सेक्शन 22 जो है वो वन पार्टी की बात करता है, मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to the matter of fact। Not voidable को अंडरलाइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा। इसमें भी ना एक केस था बुक में, सेक्शन 22 का ही,
इसे एज एग्जाम्पल समझ लो, केस में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लैंग्वेज। फिशरी राइट्स को बेचने की ऑक्शन सेल लगी हुई थी, ठीक है। और प्लेंटिव जो है उसने हाईएस्ट बिड लगाई 40,000 की। हाईएस्ट बिड। अब ये जो फिशरी राइट्स थे ये मिलने थे 3 इयर्स के लिए। प्लेंटिव को लगा कि इनका जो ये 40,000 का अमाउंट है ये 3 सालों के लिए है, ठीक है। बाद में उसको पता चला कि नहीं, ये तो 40,000 जो है वो पर ईयर के लिए है। मिस्टेक किसकी थी? एक पार्टी की। तो इसमें हेल्ड यही किया गया था कि मिस्टेक वाज यूनिलेटरल, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब इसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम सेक्शन 21 कर लेते हैं। एक ना इसमें आप चीज अंडरलाइन कर लो, 21 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 21 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी कर लो, मिस्टेक ऑफ लॉ भी कर लो। आई थिंक मैंने कोई पॉइंट मिस किया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ये थी ना जो सेक्शन 20 में हमने किया, ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। अच्छा, सेक्शन 21 के कहते हैं इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact। देखो, जो तो लॉ है हमारे इन्फोर्सेबल इन इंडिया है उसको तो हम लोग एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ कंसिडर करेंगे। जो लॉ इन्फोर्सेबल इन इंडिया नहीं है उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? जो ये मिस्टेक ऑफ लॉ होती है ना, इसमें आप लिख लो एक लाइन, इसका वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपको लॉ ऑफ लैंड पता होना चाहिए। कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आता है और आके वो कोई रूल्स तोड़ रहा है, रूल्स लॉ रेगुलेशन तोड़ रहा है, तो वो हेल्ड लाइबल होगा, उसको लाइबल किया जाएगा। तो इसी तरीके से मिस्टेक ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बनी रहती है। अगर किसी को लॉ की नॉलेज नहीं है, हमारी नहीं गलती। हाँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब बीच में मैंने आपको कहा था ना कि हमारा कंसीडरेशन का थोड़ा सा टॉपिक रहता है, तो 23, 24 और 25 जो सेक्शंस हैं ये कंसीडरेशन से ही डील करते हैं। तो जब हम कंसीडरेशन का प्रॉपर टॉपिक करेंगे तब हम ये वाले सेक्शंस करेंगे। इनके लिए वैसे भी फुल लेक्चर चाहिए, तो अभी हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे वॉइड एग्रीमेंट्स पे। तो सबसे पहले ना वो चार्ट बना लो जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, ताकि हमें सेक्शन नंबर्स याद हो जाएं। ऊपर हेडिंग डाल के वॉइड एग्रीमेंट्स। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
उनके कोई भी ऐसा फिक्स सेक्शंस नहीं है। जब हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडेक्स बनाया था ना, वो फैले हुए हैं, हाँ वो फैले हुए हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स के ये वाले सेक्शंस हैं, आप ये लिख लो। अग्रीमेंट्स ऑफ विच, पॉइंट्स डाल लो 1 2 3 करके। वॉइड एग्रीमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स ऑफ विच consideration or object is not lawful, of which ये मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आपको। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। अच्छा, अभी जो पीछे हमारा था ना सेक्शन 14 का जितना भी हुआ, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जनी, ये सारा कुछ, यहाँ पे हमारी कंसेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंसेंट का चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 5 तक पहुँच गए हम लोग। हाँ, आपने रिवाइज किया बुक से वो सारा? अच्छा, नहीं तो आप बुक से करते जाते ना तो आपको ये पता चल जाना था कि अच्छा इतना इतना कवर हो गया। साथ साथ में बुक से कर लिया करो। नोट्स का तो हम यहाँ पे बना ही रहे हैं ना शॉर्ट करके, तो जब आप क्लास से जो पढ़ के जाते हो वो बुक से देख लोगे ना, आपको कंसेप्ट एक तो रिवाइज हो जाएंगे, एक ये पता चल जाएगा अच्छा क्या क्या पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। यहाँ पे तो हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, पूछना तो उन्होंने कहीं ना कहीं बुक से उठा के ना कोई केस पूछ लेंगे, कोई किसी के फैक्ट्स डाल के पूछ लेंगे ये किस केस में हेल्ड हुआ था, ऐसे। Agreements of which consideration or object is not lawful, section 23 and 24. Agreements without consideration, point 2, section 25. Agreements in restraint of marriage, section 26. Agreements in restraint of trade, section 27. Agreements in restraint of legal proceedings, section 28. Agreement which is ambiguous and uncertain, section 29. Agreement by way of wager, section 30. Agreement to do an impossible act, section 56. अब हम 23, 24 और 25 तो नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं, बड़े हैं। 26 से स्टार्ट करेंगे। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज void. Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is
void। देखो हर किसी इंसान के पास ना फ्रीडम टू मैरी होती है और अपनी चॉइस से शादी करने की फ्रीडम होती है। तो अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो ये अगेंस्ट हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी का। इसमें ना कहीं पे भी लिख लो पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये वाले जो अग्रीमेंट्स है ना ये मोस्टली पब्लिक पॉलिसी पर ही बेस्ड है। और हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे डिस्कस किया था ना कि पब्लिक पॉलिसी पर ही लॉ बेस्ड होता है। तो अगर कुछ जो है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जा रहा है तो मतलब वो वॉइड है। अब इसमें रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कैसे हो सकती है, सोचो। नहीं, रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना होता है। हाँ, तो ये हम लीगल लैंग्वेज में कैसे करेंगे, यहाँ तो होगी टोटल रिस्ट्रेंट, यहाँ होगी पार्शियल रिस्ट्रेंट। टोटल कैसे होगी कि तू जिंदगी भर नहीं शादी करा सकता। पार्शियल रिस्ट्रेंट कैसे होगी, हाँ या इतने टाइम पीरियड तक नहीं कराना, ठीक है। तो कोई भी हो इनमें से ये दोनों ही वॉइड होंगी। बस इस सेक्शन में इतना ही है। इसके बाद है सेक्शन 27, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। एवरी अग्रीमेंट बाय विच वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल को अंडरलाइन कर लो, प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस को भी अंडरलाइन कर लेना, ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। ये भी एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, इस पे भी रिस्ट्रेंट लगा दी तो ये क्या होगी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। फिर इसलिए ये भी वॉइड हो जाएगी। तो रिस्ट्रेंट लगाते क्यों हैं इन चीज़ों पे, ट्रेड पे रिस्ट्रेंट क्यों लगाई जाती है? हाँ, नहीं स्टैट्यूटरी का तो हमने पढ़ लिया था कि वो छोड़ दो, पर क्यों अगर पार्टीज कर रही हैं आपस में तो फिर क्यों रिस्ट्रेंट जो है लगाते हैं लोग? नहीं, कंपटीशन को अवॉइड, टू अवॉइड कंपटीशन, और टू क्रिएट, हाँ नहीं, मोनोपोली। हार्मनी के लिए रिस्ट्रेंट लगा दी तो वो तो पब्लिक पॉलिसी में हो जाएगी, फिर वो वॉइड कैसे रही, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स लिख लो, टू अवॉइड कंपटीशन एंड टू क्रिएट। हाँ, हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि रिस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं। ये दो पॉइंट्स लिख लो, टू अवॉइड कंपटीशन और टू क्रिएट मोनोपोली। ये दोनों ही इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है, अगेंस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी अगेंस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैसे है? हाँ नहीं होगा। हाँ, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैसे है?
ये भी, और दूसरा ये भी कि जब मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं ना तो सोसाइटी के पास चॉइस नहीं रहती। फिर क्या होगा कि जो प्राइसेस होंगे, एक ही दुकान है यहाँ पे और बाकी कोई आसपास मार्केट नहीं है, तो लोग इसी दुकान पे आएंगे, इसने अपने प्राइसेस जितने मर्जी हाई कर दे। हाँ, तो सोसाइटी के पास एक तो चॉइस नहीं रहेगी, दूसरा ये जो है नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएगा अपनी अकेली दुकान होने का। इसमें भी टोटल और पार्शियल रिस्ट्रेंट हो सकती है, ठीक है, और दोनों ही वॉइड है। टोटल कैसे होगी कि जो ए है वो पूरी कंट्री में ही कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकता। पार्शियल कैसे होगी? हाँ, सर्टेन स्टेट रिस्ट्रेंट है ना, रोक लगानी है, तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसी सर्टेन एरिया में, या फिर सर्टेन ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सेप्शंस है सेक्शन 27 की, इसके भी आप पॉइंट्स बना लो। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 27, हमें यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन दी गई है, बुक में थी 2-3, तो वो पॉइंट्स बना लेना। एक एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई हुई है सेल ऑफ गुडविल, तो हम ये पढ़ लेते हैं। सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड, वन हु सेल्स द गुडविल को अंडरलाइन कर लो, ऑफ अ बिजनेस may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limits appear to the court reasonable को अंडरलाइन कर लो, regard being had to the nature of the business। इसमें एक्सेप्शन की भी एक और एक्सेप्शन ये आ गई कि प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रीजनेबल हो, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट डाल लो, सेल ऑफ गुडविल। तो जब एक पर्सन किसी बिजनेस की गुडविल खरीदता है ना, बिजनेस को ही खरीदता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो गुडविल भी बेच जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। गुडविल समझते हैं? हाँ, गुडविल यही है। जैसे भी स्टारबक्स है, हमको पता है कि अच्छा स्टारबक्स है तो कॉफ़ी बड़ी अच्छी होगी वहाँ की। तो जब कोई बंदा कोई बिजनेस खरीदता है तो उसकी गुडविल भी खरीद रहा है, तो उसने पैसे पे किए हैं, तो अब वो चाहेगा कि किसी का बिजनेस उसने खरीदा है तो वो चाहेगा कि अब मेरा बिजनेस भी चले, तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो चल पड़े। अगर वही बंदा, सपोज ये स्टारबक्स है, ठीक है, इसको खरीद लिया ए ने, तो अब ये चाहेगा, सपोज बी से खरीदा था, अब ये चाहेगा कि जो बी है वो यहाँ ना रहे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की कॉफ़ी बनती है जिसका फॉर्मूला बी को पता है, तो ए का बिजनेस नहीं चलेगा। और लोगों को ये भी पता होगा पहले से ही कि अच्छा स्टारबक्स जो था वो बी का था, तो वो लोग इसके पास क्यों आएंगे, वो तो इसी के पास जाएंगे ना। अगर ये सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस चलाएगा तो इसका बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। इसको अपना बिजनेस चलाने के लिए इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर बिजनेस नहीं करोगे सेम टाइप का। और इस तरह की रिस्ट्रेंट क्या होगी, वैलिड होगी। कुछ एक्सेप्शंस ना हमें पार्टनरशिप में भी दी गई हैं, जब हम पार्टनरशिप एक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे, वैसे बुक में भी हैं, अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना। उसमें यही होता है कि अगर एक पार्टनर अपनी, सपोज इनकी पार्टनरशिप फॉर्म थी और ABCD पार्टनर्स थे, इनमें से C जब छोड़ के जाता है तो वो सेम काइंड ऑफ बिजनेस कुछ टाइम के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे एक दो और है, देख लेना, बुक में है। थर्ड है रिस्ट्रेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, थर्ड पॉइंट डाल लो, इसमें नहीं है, मैं एक्सेप्शंस लिखवा रही हूँ। पार्टनरशिप एक्ट, हाँ, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। थर्ड है रिस्ट्रेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होगा, सपोज ए ने बी को रखा है जॉब पे, ए एम्प्लॉयर है, बी है एम्प्लॉय। तो ए क्या चाहता है कि जो बी है वो सिर्फ इसी को सर्विसेज दे, वो इस पे क्या लगा रहा है, रिस्ट्रेंट लगा रहा है कि बी कहीं और जाके सर्विसेज ना दे। ये भी रिस्ट्रेंट जो होगी वैलिड होगी। एक ना टर्म है वो में आप देखोगे सोलस अग्रीमेंट्स, ये 4th पॉइंट लिख लो। ये ना एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स होते हैं ए और बी के बीच में। सपोज ए जो है वो होलसेल का काम करता है, बी जो है इसकी शॉप है। तो ए क्या करेगा ना, ए और बी के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। ए कहेगा कि मैं अपना जो होलसेल का सामान है वो सिर्फ बी को दूंगा, और बी जो है वो कहेगा कि मैं अपनी शॉप का सारा सामान जो है वो ए से उठाऊंगा। इस पर भी रिस्ट्रेंट है, इस पर भी रिस्ट्रेंट है, दोनों पर रिस्ट्रेंट है, पर ये वैलिड है। सेक्शन 28 में भी थोड़ी सी आगे डिस्कशन है, तो इसलिए मैंने वो भी स्टार्ट नहीं किया अभी आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही है। रिकॉर्डिंग कोई डाउट है आज की क्लास में? आज तो इजी था, आज कुछ खास था भी नहीं। आज मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स रखा नहीं, कल क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कवर किया था, तो आज मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे ना, ये 23, 24, 25 और उसके बाद कर दो।